हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो भी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए वो जानते हैं कि हम लोग दोस्तों यहां पे यूपीपी वीडियो एवं पेट के पेपरों को टारगेट करके जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। ये यूपीपी या वीडियो या पेट के ही लिए नहीं दोस्तों, आने वाले भविष्य में आने वाले जितने भी कुछ पेपरों में वन डे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें जिनमें भी जीएस पूछा जाता है, जिनमें हिस्ट्री पूछी जाती है या जीएस का पोर्शन आता है, उन सब के लिए भी क्लासेस बहुत प्रूफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर वे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा इन चीज़ों को आप लोग अगर मेरे साथ करते रहेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, हम अभी इस समय क्या पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग इस समय इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी क्लासेस हमारी चल रही है दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री की, यानी प्राचीन भारत के इतिहास में। जैसे ही दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होगा, हम लोग मध्यकालीन इतिहास में जाएंगे और मध्यकालीन इतिहास के बाद जैसे फिर आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो अभी जो हमारा रिसेंट प्राचीन इतिहास में जो हमारा अभी रिसेंट जो वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा था वो है दोस्तों, चल रहा है मतलब मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की हमने पिछले 2 दिनों में 2 क्लासेस ले ली हैं। आज दोस्तों हमारी तीसरी क्लास है। आज हम लोग दोस्तों मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि वन डे एग्जाम में प्रशासन मौर्य प्रशासन का क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्वेश्चन आता है, वो कहाँ से आता है? वो आता है डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, सीता अध्यक्ष कौन था, लक्षणा अध्यक्ष कौन था, क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई टर्म दे देगा जो गुप्त प्रशासन संबंधित, और आपसे पूछेगा ये किससे संबंधित है। जैसे मान लो संस्था दे देगा तो पूछेगा संस्था किससे संबंधित है, तो संस्था क्या थे? गुप्तचर थे। तो आपको इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए प्रशासन के बारे में आपको, इसीलिए मैं मौर्य प्रशासन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जाऊँगा, बट उतना ज़रूर आपको ले जाऊँगा जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आराम से मेरे साथ बैठे रहिए, बने रहिए। आप एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, जो मैं यहाँ लिखूँ आप उसको लिखते चलिएगा। ठीक है, आप बाकायदा आपका नोट्स बन जाएगा। ठीक है, और जो भी नए हैं उनका मेरे स्वागत है दोस्तों। और क्या है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दूसरी चीज़ मेरा आपसे निवेदन रहेगा दोस्तों, आप मेरी पूरी वीडियो जरूर देखें। जो भी नए हैं तो उनको आपको बिलीव होगा, आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से पढ़ाई करते हैं यहाँ पर और किस तरीके से कंटेंट हमारा है। ठीक है, तो ये आप जब करते रहेंगे, जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी तो आप मुझे एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं, अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमने बताया जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। क्या है दोस्तों? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है दोस्तों, साम्राज्य कोई भी पढ़ना होता है तो पहले देखो साम्राज्य में क्या होता है। देखो मौर्य प्रशासन, सॉरी दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में मौर्य प्रशासन पढ़ना। ठीक है, मौर्य प्रशासन। दोस्तों जब हम प्रशासन पढ़ते हैं, मौर्य छोड़ो किसी भी शासन काल, जैसे आज हमारा प्रशासन है तो हम लोग के यहाँ क्या है, एक केंद्रीय प्रशासन होता है कि नहीं होता दोस्तों? एक केंद्रीय है, जैसे कि यूपीएससी है, एसएससी सीजीएल वाले क्या होता है, केंद्र में द्वारा नियुक्ति कराए जाते हैं। ठीक है, तो एक केंद्रीय प्रशासन है जिसमें जैसे हमारे यहाँ जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इस समय, वो कौन है? केंद्रीय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासन किस तरीके से चलता था वो देखेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ जानेंगे हम लोग प्रांतीय प्रशासन के बारे में, इनके पढ़ेंगे। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन है ना, जैसे आज हमारे यहाँ राज्य हैं, प्रांतीय प्रशासन। तीसरा है दोस्तों, ठीक है, जिला प्रशासन, जैसे आज हमारे यहाँ भी है जिला प्रशासन दोस्तों, जिला प्रशासन, इसको मंडल कहा जाता था उस काल में। फिर हम लोग के यहाँ दोस्तों ग्राम प्रशासन है, आज भी है। जिला के बाद क्या होता है? ग्राम प्रशासन, आज भी है। ग्राम प्रशासन के बाद दोस्तों हम लोग नगरीय प्रशासन पढ़ेंगे। इनका नगरीय प्रशासन भी था, तो जैसे आज भी हम लोग देखते हैं नगर निगम है। ठीक है, ग्राम नगरीय प्रशासन देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इनका न्याय व्यवस्था कैसी थी, न्याय प्रशासन यानी न्याय व्यवस्था। आज भी हमारे यहाँ अदालत है कि नहीं है दोस्तों? तो ये सब प्रशासन के ही तो अंग हैं। फिर तीसरा हम लोग देखेंगे इसमें क्या, गुप्तचरी व्यवस्था, जैसे आज हमारे यहाँ राजदूत लोग गुप्तचरी है ना, हम लोग देखेंगे, थोड़ा थोड़ा जान लेंगे इनके बारे में ताकि क्वेश्चन कहाँ कैसे आ जाए। फिर सैन्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा बस जानेंगे, बस अब मैं आपको डिटेल में इसमें नहीं ले जाऊँगा, परेशान मत होइएगा। फिर इसके बाद एक और हमारा जो है ये हो गया, सैन्य व्यवस्था हो गया, न्याय व्यवस्था होगा, गुप्तचरी। ठीक है, हाँ, इतने के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा क्या है, मौर्य प्रशासन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों केंद्रीय प्रशासन से, ज़्यादा देर ना करके। देखो केंद्रीय प्रशासन क्या था दोस्तों, इनका जो केंद्रीय प्रशासन था, सबसे पहले ये जान लो जो केंद्रीय प्रशासन का जो प्रधान था वो कौन था? वो राजा था। राजा के पास कार्यपालिका
न्यायिका, विधायिका तीनों ही शक्ति थी, यानी वो सर्वसत्ता संपन्न, निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था। हालांकि उसके ऊपर नैतिक निर्बंध यानी नैतिक बंधन बंधे होने के कारण वो पूरी तरीके से स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता था। हालांकि राजा अगर चाहे कोई भी निर्णय लेना तो मंत्रिपरिषद उसके निर्णय को मना नहीं कर सकती थी, वो कैसा भी निर्णय ले सकता था। बट राजा अभी तक क्या था कि राजा इस तरीके की स्थिति में, मतलब उनका क्या था, नैतिक जो स्तर था वो थोड़ा सही ठीक ठाक था, तो इसी वजह से। ठीक है, तो दूसरी चीज़ देखो, अब राजा सबसे पहली चीज़ तो ये जान गया कि केंद्रीय प्रशासन में सबसे प्रधान कौन था, राजा। वही न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का प्रमुख था। ठीक है, दूसरी चीज़ जो जैसे अब प्रशासन में केंद्रीय प्रधान ये था, तो जो अब राजा तो सब काम करेगा नहीं, तो उसकी सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी। ठीक है, उस मंत्रिपरिषद में जैसे अगर हम अर्थशास्त्र को जब पढ़ेंगे तो 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है और क्या 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है, तो इन सबको मिला के एक मंत्रिपरिषद बनी थी। ठीक है, तो लिखते चलना है आपको, लिखते ये चलना है। ये क्या था, मौर्यकालीन प्रशासन में राजा कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का प्रमुख प्रधान था, है ना, यानी कि वह सर्वसत्ता संपन्न एवं सर्वशक्तिमान था। उसकी सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें अध्यक्ष एवं तीर्थ नामक कुछ अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, अध्यक्ष एवं कुछ अधिकारी हुआ करते थे जो निम्नलिखित हैं। कुछ अध्यक्ष निम्नलिखित हैं, कुछ अध्यक्ष निम्नलिखित हैं, सारे के सारे नहीं, 26 अध्यक्ष है, 26 के बारे में नहीं लिखना है, कुछ अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। तो जैसे पहला मैं आपको लिखा रहा हूँ अध्यक्ष, आप लिखते चलना है। पहला अध्यक्ष कौन सा है, तो पहला अध्यक्ष आपको याद रखना है समाहर्ता। कौन, समाहर्ता। ये कौन था, तो ये राजस्व विभाग का प्रधान था। कौन था ये, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, है ना, राजस्व विभाग का प्रधान। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन था, दूसरा है दोस्तों समाहर्ता के बाद सन्निधाता। जितने मैं लिखूंगा उनको आप जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चनों में आया होगा, पूछ देखना आप पीछे उठा के पेपर। सन्निधाता कोषाध्यक्ष, जो कोषा विभाग कोष होता है उसको देखने वाला कोषाध्यक्ष, तो कोषाध्यक्ष था। लोग समाहर्ता और सन्निधाता में कंफ्यूज होते थे। समाहर्ता दोस्तों दूसरा अधिकारी होता है और जो सन्निधाता है वो अलग अधिकारी होता है। ठीक है, कोषाध्यक्ष, ये कोषाध्यक्ष था। ठीक है, तीसरा आपको एक और मिलेगा शीताध्यक्ष। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार मौर्यकालीन प्रशासन में ही हमें कृषि विभाग के विस्तार एवं समृद्धि के लिए, या कह सकते हैं एक अलग से विभाग की स्थापना की गई थी। इससे पहले आपको कोषाध्यक्ष, सारे अध्यक्षों के बारे में मिलेगा, मगर शीताध्यक्ष पहली बार इन्हीं ने एक गठन, जो विभाग है अलग से गठन किया था, एक विभाग का गठन किया था। शीता मतलब जो भूमि थी, उपजाऊ भूमि के लिए अलग से, ठीक है, कृषि के लिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, पूरे हम जब देखेंगे अभी प्राचीन इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो, पूरे भारतीय इतिहास में हमें तीन ही जगह ऐसे दिखते हैं जहाँ पे कृषि विभाग, किसी के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया है। जैसे कि अगर यहाँ हम प्राचीन काल में बता ही रहा हूँ, मौर्यकालीन प्रशासन में दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, जो क्या कहते दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तुगलक वंश है, उसी में एक मोहम्मद बिन तुगलक होता है, उसने दीवान कोही नामक एक विभाग की घटना की थी जो कृषि के विस्तार के लिए ही थी। ठीक है, तो उसने एक अलग से विभाग, ऐसी करजन के शासनकाल में उसने एक कृषि विभाग बनाया था। ठीक है, तो पूरे भारतीय इतिहास में 3 जगहों पर हमको एक कृषि विभाग की, अलग से कृषि विभाग बनाने का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो शीताध्यक्ष इंपॉर्टेंट हो जाता था, है ना, कृषि विभाग का प्रधान, कृषि विभाग का प्रधान। ठीक है, कृषि विभाग का प्रधान। चौथा है विविधता अध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, विविधता अध्यक्ष। ये कौन था, ये चारागाह प्रमुख था, चारागाह प्रमुख, चारागाह, है ना, चारागाह जो नहीं होती, चारागाह भूमि का प्रधान, चारागाह भूमि का प्रधान, ऐसे लिख लो, चारागाह भूमि का प्रधान। ठीक है, और लास्ट एक है लक्षणा अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लक्षणा अध्यक्ष।
लक्षणाध्यक्ष कौन था? ये टंकशाला विभाग का प्रधान, टंकशाला विभाग। टंकशाला क्या था? जो मुद्रा ढालने वाली नहीं होती थी, मुद्रा ढालने वाला, टंकशाला विभाग, टंकशाला विभाग का प्रधान। तो ये 5 जो हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, और भी हैं आपको, जैसे अब जैसे नगरम है तो नगर का प्रधान होगा। इसी तरह बहुत सारे अध्यक्ष जिनका नाम से ही आप जान जाएंगे कि इस विभाग का अध्यक्ष। इन अध्यक्षों को मैंने इसलिए लिखाया है क्योंकि इनके नाम से आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन इन्हीं को बार बार घुमा घुमा पूछा गया है, ठीक है। तो ये केंद्रीय प्रशासन इनकी सहायता से चलता था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने केंद्रीय प्रशासन को समझाया आपको। इसके बाद क्या था? केंद्रीय प्रशासन जो है वो प्रांतीयों में बटा हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको मिटा के प्रांतीय प्रशासन की बात। अब आप हेडिंग डालेंगे प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, और उसमें लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे मौर्यकालीन साम्राज्य, केंद्रीय प्रशासन प्रांतों में बटा हुआ था। केंद्रीय प्रशासन प्रांतों में बटा हुआ था, प्रांतों में बटा हुआ था। जिसके प्रमुख को, यानी प्रांतों के प्रमुख को क्या बोला है? प्रांतपति क्या बोला? जिसके प्रमुख को महाराजपाल कहा जाता था। महाराजपाल कहा जाता था, ठीक है। यानी प्रांतों के प्रमुख को क्या बोला जाता था? महाराजपाल। और ये होते कौन थे? महाराजपाल कहा जाता था, ये होते कौन थे? ये ज़्यादातर जो राजकीय घरानों से संबंधित होते थे, जैसे मौर्य प्रशासन में जो राजकुमार होते थे। जैसे अगर हमने बताया था ना कि बिंदुसार के शासनकाल में जो है अशोक जो था तक्षशिला का गवर्नर था, यानी तक्षशिला गवर्नर का मतलब जो प्रांतीय राज्य था तक्षशिला, उसमें क्या था? हेड था वो। तो वो जो राजकीय लोग के ही लोग, जो राजकीय परिवार के युवराज होते थे या जो राजकीय प्रवाह से संबंधित होते थे, उनको इन प्रांतों में भेजा जाता था, ठीक है। तो प्रांतों का जो जो क्या होता था कि प्रशासन संभालने वाले कौन होते थे? वो राजकीय परिवार से संबंधित होते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए था। तो ये मैंने आपको बताया केंद्रीय प्रशासन में, बस आपको इतना समझना है। तो इसको महाराजपाल कहा जाता था, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके बारे में, ठीक। बस इतना थोड़ा जानना है आपको। देखो और ये बता दूं मैं, ये जो महाराजपाल की जो नियुक्ति करता था वो कौन करते थे? वो राजा करते थे, है ना, राजा करता था, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये भी लिख लेना है। महाराजपाल की नियुक्ति या प्रांतपति की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी, ठीक है, लिख लेना। ये बहुत, अभी मैं इसको समझाने की एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद जिला प्रशासन की बात करते हैं। तो जिला प्रशासन में क्या है? प्रांत कई जिलों में बटे थे, कई जिलों में बटे थे। जैसे आज भी हैं, बटे थे। प्रांतों को आहार कहा जाता था, आहार, ये याद रखना है। मौर्यकालीन साम्राज्य में, प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो आहार, ये याद रखना है, आहार। आहार कहा जाता था। प्रांतों के प्रमुख को प्रदेष्टि, इसका जो प्रमुख होता था आहार का, उसको क्या कहा जाता था? प्रदेष्टि कहा जाता था, ठीक है, कहा जाता था, ठीक है। ये इसकी बात हो गई। यानी प्रांत कई जिलों में बटे थे, प्रांतों को आहार कहा जाता था, प्रांतों के प्रमुख प्रदेष्टि कहलाते थे, प्रांतों के प्रमुख प्रदेष्टि कहलाते थे, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सही कर लिया करिए, कहलाते थे। तो ये हो गई हमारी प्रांतों के बारे में। और इसके बारे में बता दूं, जो प्रदेष्टि की नियुक्ति कौन करता था? तो ये भी राजा करता था।
तो यानी ये केंद्रीकरण को दर्शा रहा है। ठीक है, इतना डिटेल में मैं नहीं ले जाना चाहता, बट आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रदेश की नियुक्ति भी राजा द्वारा की जाती थी। ठीक है, या केंद्रीय प्रशासन द्वारा की जाती थी, ये कह सकते हैं। ये हो गई प्रांतों के बारे में, इतना जान गए फटाफट बस। इसके बाद हम आते हैं ग्राम प्रशासन। तो ग्राम, इसमें इतना लिखना है बस आपको, ग्राम प्रशासन स्थानीय लोगों के द्वारा चलता था। लोगों के द्वारा चलता था, द्वारा चलता था। ग्राम के प्रधान को, ग्राम के प्रधान को गोप या स्थानिक कहा जाता था। बस इतना हो गया ग्राम प्रशासन के बारे में। ठीक है, ये हो गया ग्राम प्रशासन स्थानीय लोगों के द्वारा चलता था। ग्राम के प्रधान को गोप या स्थानिक कहा जाता था। ठीक है, तो ये ग्राम प्रशासन के बारे में इतना फटाक से लिख लीजिए। ठीक ठीक, ये हो गया ग्राम प्रशासन के बारे में। ठीक है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं ले जाऊंगा इनको, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा ना, कोई काम का नहीं है। जितना क्वेश्चन आना है वहाँ से लिखो, उतना लिखिए बस। अब हम बात करते हैं प्रशासन, नगरीय प्रशासन हेडिंग डालेंगे। उसमें क्या है, देखो नगरीय प्रशासन की जानकारी सबसे पहले देखो कहाँ चलती है, मेगास्थनीज के इंडिका से। लिखिए, मैं लिख रहा हूँ इसमें, नगरीय प्रशासन हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा उसमें मेगास्थनीज की इंडिका से। पूछा भी जा सकता है ना, मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। पहला हेडिंग तो यही जो मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन, बिंदु यही हो जाएगा, नगरीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। ठीक है, मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की जानकारी, तो ये याद रखना है। अगर किसी मौर्यकालीन जो नगरीय प्रशासन की जानकारी हमें किससे मिल रही है, तो इंडिका से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको नोट स्टार लगा लीजिएगा 2-3। ठीक है, दूसरी चीज, नगर का प्रशासन ये बताता है, क्या बताता है, ये इंडिकीज बताता है। जो इंडिका है मेगास्थनीज की इंडिका है, मेगास्थनीज इंडिका में लिखता है कि नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से, 6 समितियों, 5 सदस्यों वाली, सॉरी, नगर का प्रशासन 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से किया जाता है। 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से किया जाता था। नगर का प्रशासन 5 सदस्यों वाली, यानी 6 समिति थी, उसमें 5 सदस्य होते। तो इस तरीके से कुल सदस्य कितने हुए, कुल सदस्य यानी नगर प्रशासन 30 सदस्यों द्वारा चलाया जाता था, ये भी कह सकते हो। बट आपको ये लिखना है नगर का प्रशासन 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, चलाया जाता था या किया जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्या लिखना है, नगर का प्रशासन 5 सदस्यों वाली 6 समितियों के माध्यम से चलाया जाता था, ये कह सकते हो, चलाया जाता था। आगे मैंने लिख देता चलाया जाता
या जो भी कह सकते हो किया जाता था या चलाया जा सकता है, माध्यम से चलाया जाता या किया जाता, वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यानी 30 सदस्य कौन कौन सी, जैसे कर समिति थी एक, दूसरी शिल्प समिति थी, उद्योग समिति थी, जनसंख्या समिति थी, ठीक है, और इसी तरीके विदेश समिति थी। ठीक है, इस तरीके से कुल 6 समितियाँ थी, आपको 2-3 याद रखनी, जैसे लिख लो इसमें, जैसे कर समिति, उद्योग समिति, है ना, कर समिति, उद्योग समिति, न्याय समिति, विदेश समिति आदि, बस 4 आप लिख लीजिए, बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, आदि। तो ये हो गया नगरीय प्रशासन के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं लिखाते चल रहा हूँ आपको, फटाफट फटाफट लिखते चलिए। कर समिति, उद्योग समिति, न्याय समिति, जनसंख्या समिति, व्यापार समिति, विदेश समिति, 6 समिति है, बट आपको ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 हेडिंग बस जैसे करके लिख दीजिए, बस बहुत है। तो ये नगरीय प्रशासन की बात हो गई। अब हम आते हैं, इसको पूरा मिटाल के हम शुरू करते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में, फिर हम बात करेंगे गुप्तचरी। इसको हम लिखे दे रहे हैं हम, आप हेडिंग डाल दें न्याय व्यवस्था, इसी के नीचे आप डालिएगा न्याय व्यवस्था। ठीक है, न्याय व्यवस्था में मैं आपको हेडिंग में समझा रहा हूँ न्याय व्यवस्था। हालांकि मैंने बताया है, क्या बताया मैंने, न्यायपालिका का प्रधान कौन था, राजा ही था, बट और भी थी, है ना। इसके शासनकाल में हमको 2 तरीके के न्यायालय मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो धर्मस्थीय, ठीक है, दूसरा कंटक शोधन, धर्मस्थीय को कौन क्या बोल सकते थे इस समय, दीवानी न्यायालय, जो आज भी है दीवानी न्यायालय। ठीक है, और इसको कंटक शोधन को फौजदारी न्यायालय, इसी तरह स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, फौजदारी न्यायालय। ठीक है, न्यायालय को उन्होंने 2 पार्ट में, न्यायालय के जो कार्य थे उसको बांट दिया था। एक तो क्या कर दिया था, एक धर्मस्थी यानी दीवानी और कंटक शोधन यानी फौजदारी न्यायालय में इनको पूरे न्यायालय को बांट दिए थे। यानी जो धर्मस्थी जो दीवानी यानी भूमि से संबंधित जितने भी विवाद है वो ये देखेगा, कंटक शोधन यानी फौजदारी जो अपराध से संबंधित हैं, जो जैसे है ना, और भी चीज़ें हैं जैसे हत्या है, मर्डर, ये सारी केस कौन देखेगा, कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो था इसके जो मुख था, इसका जो प्रमुख था, इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था व्यवहारिक, ये बोला जाता, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भूल जाते हैं, व्यवहारिक। ठीक है, या इसको कहीं कहीं पे धर्मस्थीय भी लिखा होता है, तो धर्मस्थीय लिखा होगा तो आप तो जान ही जाएंगे धर्मस्थीय, है ना, बट आपको व्यवहारिक याद रखना है। कंटक शोधन में कौन था, इसको प्रदिष्टा बोल, इसके जो प्रमुख था, इसका जो प्रमुख था उसको प्रदिष्टा बोला जाता था। याद रखना है प्रदिष्टि और प्रदिष्टा में अंतर। ठीक है, इसको प्रदिष्टा, ठीक है, प्रादिष्टा, और उसको प्रदिष्टि किसको, आहार के प्रमुख को प्रतिष्ठा। ठीक है, तो इस तरीके से पहली बार मौर्य प्रशासन में भी हमें इस तरीके से डिवीजन मिलता है, जो न्याय का जो व्यवस्था की जो डिवीजन इस तरीके से अलग अलग कर दिया गया कि काम के मतलब काम को बांट दिया गया कि दीवानी मामला कोई और देखेगा दूसरा न्यायालय है, और कंटक शोधन के थ्रू फौजदारी न्यायालय देखा जाएगा। तो ये चीज़ हो गई न्याय व्यवस्था के बारे में, डिटेल से नहीं जाएंगे ज़्यादा, बस इतना जान लेना। मैंने भी बता ही दिया कि हालांकि न्याय व्यवस्था में प्रधान तो राजा ही होता था, बट उसने जिला स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर इस तरीके की जो व्यवस्थाएं की हुई थी, बाकी लोग डायरेक्ट जाके राजा से भी न्याय ले सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आते हैं गुप्तचरी व्यवस्था। ठीक है, समझ में आ रहा ना चीज़ों को, फटाफट बस लिखते चलिए। गुप्तचरी व्यवस्था, गुप्तचरी व्यवस्था, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखिएगा। लिखना है आप क्या, मौर्यकालीन प्रशासन में गुप्तों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। लिखो, गूढ़ पुरुष। मौर्यकालीन प्रशासन में गुप्तों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष, इस तरह लिखिएगा, गूढ़ पुरुष। ठीक है, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसके प्रमुख को, है ना, गुप्तचरी विभाग के प्रमुख को, गुप्तचरी विभाग के प्रमुख को सर्व महामात्य, जो गुप्तचरी विभाग का जो प्रमुख था उसको क्या बोला जाता था, सर्व महामात्य कहा जाता था, है ना। मौर्यकालीन प्रशासन में 2 तरीके के गुप्तचर की चर्चा मिलती है। अर्थशास्त्र में 2 तरीके के गुप्तचरों की चर्चा मिलती है। कौन कौन से, तो पहला संस्था, ये कौन थे, गुप्तचर थे, याद रखना है। संस्था मतलब दोस्तों ये कौन है, एक ही जगह पर स्थिर रहकर
एक जगह टिक कर यानी रुक कर, टिक कर गुप्तचरी करने वाले लोग, है ना। मतलब एक ही जगह पे रुक के क्या करते थे, गुप्तचरी करते थे, उनको संस्था बोला गया। दूसरा किस तरीके का है, दूसरा है संचरा, तो घूम घूम कर, है ना, घूम घूम कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर, एक स्थान से दूसरे स्थान में घूम घूम कर में जाकर गुप्तचरी करने वाले। एक जगह नहीं रुकते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यानी घुमंतु, है ना, गुप्तचर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे में घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले लोग। तो ये संचरा थे, संस्था एक जगह रुक कर, और जो संचरा थे जो जगह जगह पे घूमते ही, आज यहाँ है तो कल कहीं और गुप्तचरी कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उस तरीके के, तो ये हमारी बात हो गई गुप्तचरी व्यवस्था। गुप्तचरी की इतने से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गुप्तचरी विभाग था, जो गुप्तचर था, उसके प्रमुख को क्या बोला जाता था, तो उस सर्व महामात्य, ठीक है, ये याद रखने का। इसके बाद हम आते हैं न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था के बारे में ज़्यादा बस आप सुन लीजिए, आप लिखिएगा बस क्या है न्याय व्यवस्था में क्या था। जैसे कि हमने पढ़ाया है, जब मैं पहली क्लास पढ़ा रहा था तब मैंने कहा है आपसे कि प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। इस तरह ये एरियन भी बताता है कि उसके पास 6 लाख की सेना थी, है ना। तो यानी 6 लाख की सेना थी, और इस सेना में क्या क्या था, घुड़सवारी सेना, चतुरंगी सेना थी, जिसमें कौन कौन से थे लिख लेना आपको। एक तो हाथी सेना, घुड़सवारी सेना, रथ सेना और पैदल सेना, 4 तरीके की सेना मिलती है हमको, ठीक है। तो ये याद रखना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, एक और चीज़ रह गई राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, जो भूमि होती थी मौर्यकालीन, जो उपजाऊ भूमि होती थी उसको सीता बोला जाता था, और भूमि का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता है ना। जो उपज होती थी, देखो यहाँ पे एक चीज़ जान लो, उपज पर कर लगता था। जब जैसे कि हम अंग्रेजों के काल में देखेंगे तो वो लोग उपज पे कर नहीं लगाते थे, वो लोग पहले से निर्धारित कर देते थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको कर देना था। बट यहाँ क्या था, उपज के आधार पर आपको कर देना, आपका जितनी उपज होगी आप उसी के अकॉर्डिंग 1/6 हिस्सा कर के रूप में राज्य को देंगे, ठीक है। जैसे मान ले आपके पास जमीन नहीं है, और जो राज्य ने आपको जमीन प्रोवाइड की, जमीन प्रोवाइड कराने के बाद आपको सिंचाई की व्यवस्था करा दी, और आपको क्या कहे, खाद बीज सब दे दिया, और आपको सिर्फ मेहनत करना है, तो आपको क्या करना था, फिर आपको 1/3 भाग कर के रूप में देना पड़ता। यहाँ जब आपकी स्वयं की भूमि थी तब आपको 1/6 भाग देना पड़ता था। बट आपको कहीं मान लो राज्य ने खेती दे दी, जमीन दे दी कार्य करने के लिए, और फिर सिंचाई के लिए व्यवस्था करवा दी, तो आपको फिर 1/3 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। तो जिस तरीके के आप अगर राज्य जितना ज़्यादा आपके सहयोग करेगा, कर का दर उतना बढ़ता जाएगा, ये था इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो राजस्व जो था 1/6 लगता था, ठीक है। बस इतने ज़्यादा आपको नहीं जानना है। भाग होता था, कर को भाग बोला जाता था, ठीक है, कर को भाग बोला जाता था, 1/6 भाग, ठीक। तो ये हमारा कुछ मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में आज की चर्चा थी, ठीक है। इसके बाद और तो कुछ रह नहीं गया मौर्यकालीन जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन क्लास पेपरों में, ठीक है। हालांकि बहुत सारा डिटेल रहता है, विवाद कुछ, जैसे बहुत सारे इतिहासकार इसको बोलते हैं कि ये केंद्रीकरण प्रशासन था कि विकेंद्रीकृत प्रशासन था, तो इस चीज़ पे चर्चा चलती है, बट वो अलग टॉपिक है, उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ हमारा दोस्तों यहीं तक का हमको जानना था, ठीक है। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल वे में और बहुत छोटे में आपको करा दिया है। जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पेपर में पढ़ते, बुकों में पढ़ते समय या कहीं और से, तो आपको मैं बहुत इजी वे में मैंने करा दिया, ठीक है। तो दोस्तों आज का हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं। कल अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करें। कल हमारा जो है वो आएगा मौर्योत्तर काल, है ना। मौर्योत्तर काल तो शायद टॉपिक चलो पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे, है ना। नहीं तो क्या है, फिर मान लो सिलेबस में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल के बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते जाएंगे, फिर गुप्त काल आ जाएंगे, फिर गुप्तोत्तर हर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे चलती रहेंगी इसी क्रम में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा उनसे निवेदन है
कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। शेयर करेंगे तभी दूसरों को पता चलेगा, ठीक है। बस आप मेरे लिए बस आप इतना करते रहिए, बाकी मैं आपके लिए बहुत सारा कुछ करता हूँ, बट आपको बस शेयर करते रहना है बस, और कमेंट, लाइक, कमेंट और शेयर बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं, बस आराम से बैठ के देखना है, जो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ उसको लिखते चलना। कुछ मैं बोल देता हूँ, अगर आपको लगे वो लिखना है तो आप शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहें आप मेरे साथ में, बस आपका पूरा नोट्स बाकायदा आपको तैयार हो जाएगा, ये आप आराम से तैयार हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।